हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। दोस्तों, आज जो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ऐसा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, चाहे बीएड एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि क्या है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये बेस्ड है ऑन आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में आप जानते होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मीन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल सेट होते हैं कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो पहले उन आइडियल्स को ध्यान में रखे तब वो अपनी पॉलिसी बनाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 45 जो है डीपीएसपी का उस पर बेस्ड है। 86 अमेंडमेंट एक्ट या 86वां संशोधन 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया और उसके द्वारा आर्टिकल 21A ऐड किया गया। ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। किसके लिए जोड़ी गई ये वाली जो बात है आर्टिकल 21A की कि अब एजुकेशन जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, तो वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आया है वो आर्टिकल 21A के ऐड होने से आया है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अब से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी, इस एक्ट में कहा गया। उसके अलावा स्पेशल एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो एज का क्राइटेरिया है वो रखा गया 6 से 18 ईयर्स। ठीक है, भारत के सांसद ने इसको 4 अगस्त 2009 में पास किया और प्रेसिडेंट ने साइन किया 26 अगस्त 2009। और ये लागू कब से हुआ है पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। इंडिया बिकेम वन ऑफ द 135 कंट्रीज टू मेक अ एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इंडिया उन 135 कंट्री में से एक बनी जिन्होंने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 से 14 साल के बच्चों को। जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है और जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए 6 से 18 साल। प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सभी गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स जो हैं तो उनको क्रिएट करनी होगी एसएमसी। एसएमसी का मीन है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, जो और फंक्शंस देखेगी स्कूल्स के, तो जिसमें कि 75% जो मेंबर हैं वो पेरेंट्स या गार्जियंस होंगे। और पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं एलिमेंट्री स्कूल में। तो ये किस आर्टिकल के द्वारा ये वाली बात कही गई? तो ये बात आई है यहाँ पर आर्टिकल 51A के। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कोई भी स्कूल डोनेशन या किसी भी तरह की कैपिटेशन फी नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी चाइल्ड को मना नहीं किया जा सकता कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट उस बच्चे के पास नहीं है तो कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं कह सकता कि आपके पास जो है एज का कोई प्रूफ नहीं है या फिर कोई और ये जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो इस वाली चीज़ को कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एडमिशन के लिए तब भी मना नहीं कर सकते हैं स्कूल वाले, कब? जब डेट भी निकल गई हो तब भी मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी चाइल्ड को फिजिकल पनिशमेंट भी नहीं दिया जा सकता और मेंटली हैरेस भी नहीं किया जा सकता। नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, कि अगर किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है तो ऐसे में वो स्कूल जो है वो बेकार है। ठीक है, तो वो स्कूल को एस्टेब्लिश्ड ऐसे नहीं किया जा सकता। तो नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, ऐसे स्कूल को हम चला ही नहीं सकते जिसमें मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरह से इलीगल हो जाएगा अगर बिना मान्यता के चला रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होंगी टीचर्स के अपॉइंटमेंट। चलिए दोस्तों देखते हैं और फीचर्स क्या हैं। यहाँ पर ज़ीरो ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया कि क्लास 8 तक किसी को भी फेल नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी टीचर अपने आप को, जो भी टीचर जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो प्राइवेट ट्यूशन ना पढ़ाएं, तो वो अपने आप को इंगेज ना करें किसमें, प्राइवेट ट्यूशन में। क्योंकि कई बार देखने को मिलता था कि जैसे कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ पा रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी टीचर से ट्यूशन, ठीक है। तो वो जो टीचर है वो कई बार डिस्क्रिमिनेशन कर देता था। जो बच्चे उससे पढ़ रहे हैं उनसे अलग तरह का व्यवहार और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनसे अलग तरह का व्यवहार। उसके अलावा मार्क्स वगैरह में भी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था, कम वगैरह कर देते थे, है ना, पहले टीचर्स। तो उससे क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे थे। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि कोई भी टीचर अपने आप को जो है प्राइवेट ट्यूशन वगैरह में इंगेज ना करे। उसके बाद है कि जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल जो हो वो लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में हो और जो अपर प्राइमरी है वो विद इन रेंज ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रेंज में हो। उसके बाद जो पॉइंट है कि एक टीचर जो है वो पूरे एक वीक में कितना काम करे, 45 घंटे काम करे और 7.5 घंटे काम करे एक दिन में। उसके बाद जो पॉइंट है वो है कि टीचर सिर्फ जो है 3 नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसमें 3 चीज़ें ऐड करी गई कि टीचिंग के अलावा जो नॉन एकेडमिक वर्क है उनमें भी टीचर्स अपना रोल निभाएंगे, जैसे कि इलेक्शन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एंड सेंसस में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि और प्रावधान क्या है। तो टीचर्स के लिए वर्किंग डेज सेट किए गए कि 200 दिन वर्क करेंगे टीचर्स 1 to 5th क्लास में और 220 दिन वर्क करेंगे 6 to 8th क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर और स्टूडेंट का भी एक रेशियो होगा। क्या रेशियो होगा? क्लास 1 to 5th में देखा जाए तो एक टीचर जो है 30 बच्चों को देखेगा, ठीक है। और जो क्लास 6th से 8th की बात आती है तो एक टीचर रहेगा और 35 बच्चे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 800 घंटे पूरे करने होंगे, 800 घंटे टीचिंग के पूरे करने होंगे पर एकेडमिक ईयर में 1 to 5th क्लास के लिए और 6 to 8th में 1000 घंटे इंस्ट्रक्शंस के पूरे करने होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ लाइन्स से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।